आप देखिए संधारित्र पे आ जाते हैं। मेन जो चीज़ थी कि एक संधारित्र एक समान रूप वाले दो चालकों का संयोजन होता है, जिनमें से एक को आवेश के स्रोत से जोड़ सकते हैं आवेश के स्रोत से जोड़ा जा सकता है तथा दूसरे को धरती यानी अर्थ EARTH अर्थ से जोड़ा जाता है। और चालकों के रूप के अनुसार ये संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा होता है गोलीय संधारित्र और तीसरा होता है बेलनाकार यहाँ देख सकते हैं आप, ये है समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें 2 प्लेटें हैं, समांतर रखी गई हैं एक दूसरे के परस्पर, और जब हम यहाँ से इस पर आवेश देते हैं तो प्लस क्यू आवेश यहाँ आ जाता है, और इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस तरफ यहाँ पर प्लस प्लस आवेश इकट्ठा हो जाता है, सॉरी माइनस 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 आवेश इकट्ठा हो जाता है इस तरफ, और प्लस क्यू आवेश यहाँ पर इधर इकट्ठा हो जाता है, अलग हो जाता है। और ये प्लस क्यू आवेश क्योंकि यहाँ पर 0 वोल्ट है, धरती से जोड़ा गया, तो ये प्लस क्यू आवेश सीधा नीचे चला जाता है। तो स्थिति ये बन जाती है, इस पर प्लस क्यू आवेश और इस वाली प्लेट पर माइनस क्यू आवेश। अगर हम इसका उल्टा काम करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव आवेश देते हैं माइनस में, तो यहाँ पर प्लस आवेश इकट्ठा हो जाता है। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक इसी तरीके से 2 गोलाकार धातु के गोले ले लेते हैं हम, जो संकेंद्री हैं, और संकेंद्री गोलों में से हम चाहे तो अंदर वाले गोले को आवेश दें और बाहर वाले गोले को धरती से जोड़ दें, या फिर उल्टा करें, जैसा यहाँ पे कर रखा है कि बाहर वाले गोले को हम आवेश दे सकते हैं और अंदर वाला गोला जो है वो धरती से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से बेलनाकार संधारित्र होता है। इसमें भी 2 समाक्ष बेलन होते हैं धातु के, और ये एक दूसरे से विलगित होते हैं हालांकि, और या तो हम बाहर वाले को या अंदर वाले को आवेश दे सकते हैं, और अंदर वाला या बाहर वाला धरती से जुड़ा होता है। अब देखिए संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। जैसे हमने मान लीजिए एक प्लेट रखी हुई है, हमने इसको प्लस की आवेश दिया हुआ है, तो ये प्लस की आवेश इसके चारों तरफ फैला हुआ है इसकी पूरी सतह पर। लेकिन इसी के साथ ही हम एक और प्लेट यहाँ पर लाकर रख देते हैं, तो क्या होगा कि इसके अंदर जो मुक्त आवेश है
उसको ये वाला प्लस क्यू आवेश अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और ये जब दोनों आवेश आपस में एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे तो ये सारा प्लस आवेश इकट्ठा हो जाएगा इस तरफ, और इधर माइनस माइनस आवेश इकट्ठा हो जाएगा ये भी अंदर की तरफ। अब इस प्लस आवेश के कारण इतना ही प्लस आवेश बाहर की तरफ प्रतिकर्षित होकर बाहर की तरफ इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, तो इतना ही माइनस क्यू आवेश यहाँ है, और ये प्लस क्यू आवेश फिर से इधर है। जब हम तीसरी अवस्था में ये देखते हैं कि ऐसा करते हैं कि इस वाले पट्टी को, इस वाले प्लेट को हम धरती से जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, जितना भी प्लस क्यू आवेश है वो सारा का सारा धरती में चला जाता है, और अंतिम स्थिति क्या बनती है, यहाँ पर प्लस प्लस आवेश और यहाँ पर माइनस माइनस आवेश बचता है। इस स्थिति में चार्ज के यानी आवेश के लीकेज की संभावना बहुत कम हो जाती है, और इसी कारण इस प्रकार की युक्ति की धारिता बहुत बहुत कई गुना अधिक बढ़ जाती है। तो यही है, तो इस युक्ति को हम कहते हैं संधारित्र। तो यही है इसका सिद्धांत, संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र के सिद्धांत को हमें कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे समझने की ज़रूरत है केवल। चलिए अगला टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात करना है हमको। तो मान लेते हैं हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल a है और प्लेटों के बीच की दूरी d है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी d होने के कारण और आवेश प्लस q एवं माइनस q होने के कारण प्लेटों के बीच में विभवांतर v है, तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र होगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये पढ़ चुके हैं हम लोग। इसके अलावा सिग्मा क्या होता है, इस प्लेट पर या इस प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी सिग्मा हो जाएगा Q अपॉन A और एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़, तो ये हुआ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। दिस इज E, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके अलावा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है D, वैद्युत क्षेत्र है E और वैद्युत विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच है V। तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू होता है E इंटू D। तो यहाँ से E हो जाएगा V अपॉन D। समीकरण 1 और 2, ये इसे दूसरा कहेंगे, तो समीकरण 1 व 2 से V अपॉन D इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। और हमें पता है धारिता के लिए क्या चाहिए होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V चाहिए होता है। तो Q ये रहा, V ये रहा, हम क्या करते हैं, इधर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और इधर आ जाएगा Q अपॉन V। तो हम लिख सकते हैं, अतः धारिता की परिभाषा से C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। तो अभी हमने देखा था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और यहाँ से अगर प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसकी परावैद्युतांक है K, तब एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा। इस स्थिति में C डैश हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन
एप्साइलन ए अपॉन डी, नॉट नहीं है, एप्साइलन है। और एप्साइलन कितना होगा? एप्साइलन नॉट के। तो ये हुआ एप्साइलन नॉट ए के अपॉन डी। तो एक नया सूत्र आ गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये हमने सूत्र निकाला था, इसको हम अगर सी नॉट कह दें, यानी निर्वात में जब प्लेटों के बीच में कोई माध्यम नहीं है, और यहाँ सी डैश आ जाता है जबकि प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत भरा हुआ जिसका परावैद्युतांक है के। इसका हम समीकरण 2 कह देते हैं। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर सी डैश अपॉन सी इज इक्वल टू के आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि परावैद्युत पट्टी के साथ संधारित्र की धारिता सी की कितनी हो जाती है? के गुना हो जाती है। और हम ये जानते हैं कि के हमेशा 1 से बड़ा होता है, यानी जैसे ही हम कोई परावैद्युत पदार्थ समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में भरेंगे, उसकी धारिता और अधिक बढ़ जाएगी। यहाँ पर सी नॉट कर लीजिए, सी नॉट का मतलब है जब कोई माध्यम प्लेटों के बीच नहीं है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल है, और इसमें आप सुन लीजिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी पट्टियों के बीच वायु है, इसकी धारिता है 8 पिकोफैरड। ठीक है, लिख लिया। इसमें आगे है, यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भी भर दिया जाए तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी? आप इसको रिवाइंड करके दोबारा भी सुन सकते हैं। तो अब हम यहाँ नोट कर सकते हैं जो हमें पता है वो क्या है कि C1 यानी पहली अवस्था में इसकी धारिता है 8 पिको फैरड, और पिको का मतलब है 10⁻⁻12 फैरड। अब मान लेते हैं कि प्लेटों के बीच में पहले थी दूरी d, तो अब कितनी हो जाएगी? d/2 हो जाएगी। ये पहली अवस्था है, अब दूसरी अवस्था है। इसके अलावा यहाँ पर k = 1 था, यानी वायु थी, और यहाँ पर k = हो जाएगा 6। ठीक है, तो C2 हो जाएगा हमारा दूसरी अवस्था में। कितना बता रहे हैं? अच्छा, निकालना है ना। तो C एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन D, लेकिन D कैसा है? D/2 है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी हम C1 कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C1, तो यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D अलग निकाल लें, और ये 2 चला जाएगा सबसे ऊपर, और K एज इट इज़, तो C2 क्या हो जाएगा? C1 × 2 K। तो C1 कितना है? 8 × 10⁻12, 2 एज इट इज़, और K हमारा कितना है? 6। तो 12 थे। गुणा 10⁻12, तो इसका मतलब C2 हो गया 96 पिको फैरड। यही आपका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।
और आपको कोई शंकाएं हैं, अगर आपके डाउट्स हैं कुछ, तो आप डाउट क्लियर करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हैं।